इमेजिन अगर आपको एक चीज पीछा कर रही है जो आपकी तरह दिखती है, तो वो बहुत डरावनी हो सकती है। वो जहां भी जा सकती है और वो आपको बार बार मारने की कोशिश करती रहती है। आप उसे नहीं चोट पहुंचा सकते, क्योंकि अगर आप उस चीज को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं तो वो नुकसान आपको होता है, और आप उसे तब तक छुड़ा नहीं सकते जब तक वो आपको मार नहीं डालती। डरावना है ना? ऐसा ही कुछ हुआ था हैंगिंग ब्लिम्प्स में। एक लड़की का नाम काजुको था। वो अपने घर में फंस गई थी। पिछले 1 हफ्ते से उसके पास खाने की कोई चीज नहीं थी और वो अकेली थी। और अचानक कोई उसकी खिड़की पर खटखट करने लगा उससे बाहर आने के लिए। और जानिए क्या अचरज है, उसका कमरा बिल्डिंग के 2nd फ्लोर पर है। ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई इतनी ऊंचाई तक पहुंचकर किसी की खिड़की पर खटखट दे सके? और एक डरावना हिस्सा यह है जो उसके बाहर से खिड़की के पास से उसको बुलाती है, वह उसकी खुद की आवाज है। ऐसा कैसे हो सकता है? उसकी खुद की आवाज उसको बुलाती है। उसकी खुद की आवाज खिड़की पर दूसरे मंजिल के इमारत के बाहर खटखटाती रहती है और उसे बाहर आकर कुछ खाने के लिए कहती है। लड़की बिना बाहर आए अपने घर में रहती है। लेकिन यह सब क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? कौन उसे बुला रहा है? यह सब एक बड़े सेलिब्रिटी की अचानक मौत के साथ शुरू हुआ। उनका नाम तेरुमी फुजिमो है। उनके फैंस उन्हें बहुत पसंद करते थे। तेरुमी की अचानक मौत ने बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट कर दी। उनके फैंस पागल हो रहे थे। जांच में पता चला कि वह अपनी बिल्डिंग के 2nd फ्लोर की खिड़की के बाहर एक रस्सी से खुद को फांसी दे दी थी। रस्सी उसके गले के चारों ओर इतनी कसी हुई थी कि उसका सिर लगभग टूट गया और उसके शरीर से अलग हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे वह अपनी मौत का अटेंशन चाहती थी। इन्वेस्टिगेशन में कंफर्म हुआ कि उसने पर्सनल इश्यूज के कारण सुइसाइड की थी, और उसके माता पिता ने यह कहा कि वह एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में सर्वाइव करने में सफर कर रही थी। तेरुमो फुजिटो काजुको की बेस्ट फ्रेंड थी। तेरुमी का बॉयफ्रेंड शिराइशी इस इंसिडेंट से ट्रॉमेटाइज हो जाता है। फैंस पागल हो रहे थे। उसकी मौत के तुरंत बाद अजीब चीजें शुरू हो जाती हैं। कई फैंस ने रिपोर्ट किया कि रात के समय वे तेरुमी फुजिमो के बहुत बड़े साइज के हेड को घूमते हुए देखते हैं, और उस बड़े डरावने स्ट्रक्चर को देखकर लोग बेहोश हो जाते हैं। तेरुमी की भूत की रूमर्स फैल गई। रूमर्स इतनी तेजी से फैल गई, लेकिन काजुको इस सब पर विश्वास नहीं करती और सोचती है कि यह सब बनाया गया है क्योंकि उसके फैंस पागल हो रहे थे। काजुको शिराइशी के पास जाती है ताकि वह तेरुमी के बारे में चल रही रूमर्स के बारे में बात कर सके। वह कहती है कि उसे इसमें विश्वास नहीं है और वह सोचती है कि यह सब बनाया गया है, लेकिन शिराइशी ने कहा कि यह सब सच है, और उसने तेरुमी के बड़े सिर को अपने गार्डन में घूमते हुए देखा है, और यह एक बलून के बने बड़े सिर की तरह दिखता है। काजुको को लगता है कि वह ट्रॉमेटाइज हो गया है और वह चीजें इमेजिन कर रहा है और उसको थोड़ी आराम की जरूरत है। इसलिए शिराइशी गुस्से में हो जाता है और काजुको को चैलेंज करता है कि वह उसे सब कुछ साबित करेगा जो चल रहा है। वही रात शिराइशी रात के बीच में फोन बूथ से काजुको को फोन करता है और उससे तुरंत एक मंदिर के पास आने के लिए कहता है। उसने तेरुमी फुजिमो के बड़े सिर को घूमते हुए और नॉर्थ की तरफ जाते हुए देखा। काजुको तुरंत वह प्लेस पर जाती है और वह भी तेरुमी फुजिमो की उस बड़े सिर की स्ट्रक्चर को देखती है। उसे उसके सामने दिखने वाले इंसिडेंट से शॉक मिलता है। वह शिराइशी की तलाश करती है, लेकिन वह कहीं भी नहीं मिलता। वह एक पेड़ के पीछे छिप जाती है और बस उसके चारों ओर हो रही चीजों को ऑब्जर्व करती है। अचानक उसे एक अजीब घटना का सामना करना पड़ता है। क्या आप गेस कर सकते हैं कि वो क्या है? वहां एक बड़े गुब्बारे की स्ट्रक्चर थी जिसमें तेरुमी का चेहरा था और उसके नीचे एक फांसी लटक रही थी। शिराइशी एक पेड़ पर चढ़ता है और उस सिर के पास जाने की कोशिश करता है, और वह बार बार उस बड़े भूत सा बैलून को माफी मांगता है कि जब उसकी जरूरत थी तो वह उसके लिए वहां नहीं था, और वह बार बार खुद को ब्लेम करता रहता है। उसको लग रहा है कि वो तेरुमी है। अचानक गेस करो कि क्या हुआ होगा। एक बड़े बैलून की स्ट्रक्चर शिराइशी के चेहरे के साथ उसके नीचे एक फांसी लटक रही थी, जो शिराइशी के पास आकर उसके गले के चारों ओर पकड़ लिया। शिराइशी को उसके खुद के चेहरे के साथ एक बड़े गुब्बारे की स्ट्रक्चर द्वारा फांसी लटक दी गई थी। इसे देखकर काजुको इमीडिएटली पुलिस स्टेशन जाती है और उसने जो कुछ उसने अभी देखा वहां पर रिपोर्ट करती है। जब वह पुलिस ऑफिसर के साथ घटनास्थल पर वापस आती है तो वहां कुछ भी नहीं होता है। पुलिस ऑफिसर को लगता है कि काजुको सब कुछ इमेजिन कर रही है और वह से चले जाते हैं। अगले दिन काजुको स्कूल गई
और अपने दूसरे 3 दोस्तों को उस इंसिडेंट के बारे में बताया जो उसने कल रात को देखा था। वे भी काजुको पर विश्वास नहीं करते थे और सोचते थे कि वह पागल हो रही है। जब वे स्कूल से घर जा रहे थे तो उन्होंने कुछ अजीब देखा। 4 बड़े गुब्बारे की तरह की चीजें उनके आसपास घूम रही थीं, जो उनसे बहुत दूर थीं, और वे काजुको और उसके दोस्तों के पास आ रही थीं। जब गुब्बारे दिखने लग गए तो वे हैरान हो गए। क्या आप गेस कर सकते हैं कि वो क्या है? वो 4 गुब्बारे उनके अपने 4 सिर थे। उन्हें उन सिरों को देखकर झटका लगा और उन बड़े गुब्बारे के नीचे फांसी लटक रही थी। उनमें से 2 लोगों को बैलून ने पकड़ लिया। काजुको और चिहारू ने बच निकला और वे एक छोटी सी जगह में घुस गए जहां गुब्बारे की तरह के सिर उन्हें पहुंच नहीं सकते थे। चिहारू ने मदद के लिए चिल्लाया। एक पड़ोसी ने उसकी आवाज सुनी और समझ गया कि क्या हो रहा है और उनकी मदद करने का फैसला किया। पड़ोसी एक बो और एरोज लेकर वापस आता है और उस गुब्बारे पर जिसमें चिहारू का चेहरा था उस पर एरो मारता है। गुब्बारा डिफ्लेट हो जाता है और काजुको को राहत मिलती है कि वे अब सेफ हैं। वह चिहारू की ओर देखती है। अगली चीज जो उसने देखी उसके मन को हिला दी। चिहारू का असली चेहरा भी डिफ्लेट हो गया था और वह भी मर गई थी। उसे यह देखकर पूरी तरह से झटका लगा। किसी तरह काजुको बच निकली और अपने घर पहुंच गई, जबकि उसके चेहरे वाला गुब्बारा उसे मारने के लिए अभी भी पीछा कर रहा था। काजुको अपने परिवार के पास दौड़ी जो टीवी देख रहे थे, और उन्होंने देखा कि यह सब खबरों में घूम रहा था। शहर के चारों ओर हजारों बड़े गुब्बारे जैसे सिर फैले हुए थे, और अगर कोई उन गुब्बारों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता तो उस चेहरे के मालिक मर जाते। वे घबराने लगे, लेकिन काजुको के पापा ने तय किया कि वह ऑफिस जाएंगे क्योंकि उनकी एक इंपॉर्टेंट मीटिंग है। उन्होंने कहा कि उसके बारे में चिंता न करें, वह ठीक हो गए। वह कहा कि जब तक वह कार में बैठकर और बिल्डिंग पहुंचते समय अपनी नेक को अच्छी तरह से प्रोटेक्ट कर सके तब तक वह ठीक रहेंगे। लेकिन जैसे ही वह घर से बाहर निकलता है, उसके चेहरे के बड़े गुब्बारे ने उसे पकड़ लिया और उस गुब्बर की शिकार बन गया। काजुको के भाई योसुके ने भी खाने के लिए घर छोड़ने की कोशिश की क्योंकि उनके पास खाने की कमी थी। उसकी मां और काजुको ने इसके खिलाफ था, लेकिन उसने उन्हें यह एश्योरेंस दिया कि वह सुरक्षित वापस आएगा। 1 हफ्ता हो गया, लेकिन उन्होंने कभी भी उससे वापस सुना नहीं। कुछ दिनों बाद ही काजुको की मां भी गुब्बरों की शिकार बन गई। काजुको अपने घर में अकेली थी, बंद कर दी गई, अपने कमरे से बाहर नहीं जा सकती थी और उसके पास खाने की भी कमी थी। वह सब कुछ खत्म होने की बस इंतजार कर रही थी। अचानक उसने अपने भाई योसुके की आवाज सुनी जो उसकी खिड़की पर खटखटा रहा था और उससे खोलने के लिए कह रहा था। उसने योसुके से माफी मांगी कि वह वापस आने में इतना समय ले रहे हैं और वह खाने के साथ वापस आ गया है। उसने उसे खिड़की खोलने के लिए कहा जो 2nd फ्लोर पर है। काजुको ने सोचा कि योसुके सच में वापस आ गए हैं और उसने खिड़की खोलने का डिसाइड किया, लेकिन अचानक कुछ ऐसा हुआ जो उसके लिए चौंकाने वाला था। योसुके का डेड बॉडी बैलून पर लटक रहा था। उसकी गर्दन पर फांसी बंधी हुई थी। योसुके की मौत हो गई थी। यह सब भूतों वाले बैलून्स द्वारा उसे खिड़की खोलने में फंसाने के लिए एक ट्रिक था ताकि वह उसे मार सके। किसी को नहीं पता कि काजुको के साथ क्या हुआ और शहर के लोगों के साथ बाद में क्या हुआ। मौतों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ रही थी। This was all a story by Junji Ito, a top horror author based on his dream. It might be an incomplete ending, but the idea was very unique and intriguing. If you like the story, please hit the subscribe button. I'll catch you guys in the next one. Till then, bye-bye.